चलो तो स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आपका 12th का थर्ड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने कैपेसिटर के कुछ कॉन्सेप्ट और कैपेसिटर के जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वो सीख लिया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में कोई मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स तो अपन इसमें यूज करेंगे, है ना। और इसमें से जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन जरूर आता है ना। नीट की भी बात करें तो नीट में भी इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, और जेई मेंस में भी आते हैं, है ना। और कंपैरेटिवली अब आपको ये चैप्टर आसान लगेगा यदि कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट आपको यदि समझ में आए हैं तो। क्लियर है क्या बात? तो स्टार्ट करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो पहले आप मेरे को ये बताओ, अब तक क्लास 10 तक ये बताओ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप क्या जानते हो। सौजन्य बताओ बेटा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट, ये वही करंट है जो आपके घरों में आती है ना, जिससे पंखे कूलर मोबाइल चार्ज होते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो करंट, हाँ हाँ हाँ, वैसे यदि हम करंट की बात करें तो करंट दो प्रकार की होती है, डीसी करंट और एसी करंट। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, है ना, डायरेक्ट करंट। और एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है क्या बात? ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी बोलते हैं। वैसे जो हमारे घरों में यूज होती है करंट, करंट जो हमारे घरों में यूज होती है, जो घरों में खंभों से जो करंट आती है, जो दो तार आते हैं, है ना, तो उसमें उसमें जो करंट आती है वो एसी आती है। और ये जो एसी होती है, एसी करंट, ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एसी करंट का मतलब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट, एक पूरा ही चैप्टर है ये, मतलब 4-5 चैप्टर के बाद ऑल्टरनेटिंग करंट एक पूरा ही चैप्टर है कि ये करंट अपनी डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को समय के साथ बदलती रहती है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट होती है टाइम के साथ, है ना। जैसे मैं इसका एक एक्सप्रेशन लिख दूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये करंट समय के साथ जो हमारे घरों में आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। लेकिन अभी इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीसी करंट करने वाले हैं। डीसी करंट का मतलब ये होता है कि उसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लिया 5 एंपियर करंट है तो 5 एंपियर ही रहेगी, जबकि इसमें यदि 5 एंपियर मैक्सिमम है, जैसे 5 एंपियर है ना, तो ये 5 एंपियर के बीच में कभी जीरो भी हो जाएगी, कभी मैक्सिमम भी हो जाएगी, फिर जीरो भी हो जाएगी। साइनोसोडली या किसी और तरीके से ये चेंज होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये होती है। और जबकि इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है डायरेक्ट करंट का, ये कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, और दूसरी बात ये है, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये जो प्रोड्यूस होती है, ये एसी सोर्स से प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। बात समझ में आती है? एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरेटर हम बात करें, जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर जो लाइट भागने पे चलाते हैं, तो वो जो प्रोड्यूस करता है वो एसी सोर्स होता है, एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, एसी सोर्स ऑफ करंट को प्रोड्यूस करता है। और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो ये चैप्टर जो है, इस एसी करंट की कैलकुलेशन और एसी वोल्टेज की कैलकुलेशन करने का मेथड एंटायरली डिफरेंट है, जो कि हम एसी ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा एक चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर में डीसी सोर्स, है ना, जैसे कि मान लिया डीसी सोर्स जो वोल्टेज है, मान लिया 5-10 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे। बात समझ में आई? और ये जो प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस्ड बाय डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। बात समझ में आ रही है नहीं?
और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लिया बैटरी है ना, हिंदी में लिख देता हूं मैं बैटरी, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं बैटरी। बैटरी ये वही बैटरी है जो आपके मोबाइल के अंदर लगती है, बात समझ में आ रही है ना। दूसरी ये बैटरी वही बैटरी होती है जो इन्वर्टर में, आपके घर में इन्वर्टर भी लगा हुआ होगा, बहुत बड़ी बैटरी जिसे बैटरा भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना, तो वो भी बैटरी होती है। ये वही बैटरी है बेटा जो घड़ी जो होती है ना, जो घड़ी जो हमारे घरों में लगी रहती है ना, जिससे टाइम देखते हैं, उसके पीछे शेल होता है ना, वो शेल इस प्रकार से होता है, आई बात समझ में, ऐसे करके शेल होता है, तो उसे शेल भी बोल सकते हैं और बैटरी भी बोल सकते हैं। जनरली क्या है, छोटे वोल्टेज सोर्स को हम शेल बोल देते हैं और शेल से मिलकर के बैटरी बन जाती है बहुत सारी, हम बताएंगे उसे बाद में। तो ये भी छोटी बैटरी है, ये जो नीले नीले जो टॉयज कार देखी है ना आपने, जो टॉयज होते हैं उसमें छोटे छोटे शेल जब हम लगाते हैं तो 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, बात समझ में आई। तो ये जो सोर्स ऑफ डीसी सोर्स है, ये बैटरी जनरली बैटरी होती है, बाकी तो और भी सोर्स हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और उससे जो करंट प्रोड्यूस होगी बेटा, वो करंट कांस्टेंट प्रोड्यूस होगी। इसका जो सिंबल है, एसी सोर्स का जो सिंबल है वो इस प्रकार से होता है, ये रहा। और जो डीसी सोर्स का सिंबल है, सिंबल वो कैसे होता है बताओ, ये बैटरी इस प्रकार से होता है, बात समझ में आ रही है ना। ये डीसी सोर्स का सिंबल है, ये एसी सोर्स का सिंबल है। तो हमें इस चैप्टर में डीसी सोर्स के बारे में पढ़ना है, इसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। कॉपी करो, इसे साफ कर देता हूं। अब हमने ये पता लगा लिया, देखो ये तो जनरल लाइफ में, जनरल डेली लाइफ में हम यूज करते रहते हैं करंट करंट करंट। अब हम अच्छे से सीखेंगे, और हम क्लास 10th में भी करंट के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो करंट बेसिकली होता क्या है, आप मेरे को डेफिनेशन बता सकते हो, करंट की डेफिनेशन क्या होती है बताओ। व्हाट इज करंट डेफिनेशन, यदि मैं आपसे पूछूं कि करंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है सब, बोलो बोलो। करंट है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इज कॉल्ड करंट, बात समझ में आती है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, क्लियर है क्या बात, क्या है ये, कंडक्टर, कंडक्टर या कंडक्टर नहीं भी है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए पाथ की आवश्यकता होगी, जहां जहां पर चार्ज फ्लो कर सकता है, जहां जहां पर चार्ज फ्लो कर सकता है वहां पे करंट फ्लो कर सकती है। अब करंट ऐसे ऐसा नहीं है, इसका सिंबल जो होता है आई होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये कंडक्टर है, चार्ज, चार्ज जब यदि मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा दिया, कि ये बताओ चार्ज से क्या मतलब है, चार्ज, चार्ज से आपसे पूछूं चार्ज क्या होता है बताओ, बोलो जल्दी। हाँ भाई, अगर जो आपसे ये पूछे कि चार्ज क्या है, तो जनरली आप ये बताओगे सर इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, प्रोटॉन चार्ज होता है ना, जहां पर है, बिल्कुल सही बात है। चार्ज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो प्रकार का हो सकता है, और जनरली जब हम आपसे चार्ज पूछते हैं तो चार्ज की डेफिनेशन तो मैंने लिखा ही थी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपल द बॉडी, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज, आई बात समझ में। तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, मैं आपको बता दूं कंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है क्या बात, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इतनी होती है लगभग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि 1 मीटर में 10 की पावर 28, 10 रेज टू पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो फुल चार्ज है इसमें। क्लियर है कि बात? लेकिन जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब ये चार्ज तो है इसके अंदर, चार्ज तो कंडक्टर में होता है, लेकिन या चार्ज मान लिया चलो कंडक्टर भी नहीं है, चार्ज कहीं पे है, इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन है, इन टर्म्स ऑफ आयंस है। चार्ज तो कुछ भी हो सकता है। चार्ज क्या हो सकता है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है क्या बात? आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है चार्ज। मान लिया ये चार्ज है ऐसे। अब अगर जो यहां पे मान लिया इस स्थान में या कंडक्टर के अंदर चार्ज है या ये चार्ज है, तो अगर जो चार्ज है तो करंट फ्लो नहीं होगी, चार्ज को वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जब तक आप इसे वेलोसिटी नहीं दोगे, क्योंकि क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इस चार्ज को आपको क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर भागे या इधर भागे, जब ये भागेंगे तब, है ना? तो जो डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मान लिया ये dq चार्ज है और dq चार्ज dt टाइम में फ्लो हो जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो करंट की डेफिनेशन होगी वो I इक्वल टू dq अपॉन dt होगी। और ये जो करंट होगी, करंट भी दो टाइप से होगी। अब देखो, 10th में तो आपने यही पढ़ा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। लेकिन अब करंट दो टाइप से होगी, एक तो एवरेज करंट, एवरेज करंट, एवरेज करंट जो होगी टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बात समझ में आ रही है नहीं? दूसरी जो करंट होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट जो होगी है, जैसे मैंने बताया IT, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इट इज कॉल्ड dq अपॉन dt। तो जो इंस्टेंटेनियस करंट होगी उसे हम IT इज इक्वल टू dq अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो एक तो एवरेज करंट, जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ऐसे ही एवरेज करंट टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, dq अपॉन dt इज द इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, यदि हम इसकी यूनिट, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आई बात? जब आप यदि मान ले कोई कोई टीचर क्या होता है ना, ये बता देता है कि ये स्केलर नहीं टेंजर क्वांटिटी है, टेंजर क्वांटिटी। क्लियर है क्या बात? टेंजर क्वांटिटी। तो मैं बता रहा हूं ये टेंजर क्वांटिटी हमारे 12th तक के लेवल में नहीं होती, हम इसे केवल स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। करंट में डायरेक्शन होती है, करंट में डायरेक्शन तो होती है बेटा, लेकिन ये एडिशन ऑफ, रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करती, इसलिए इसे टेंजर क्वांटिटी कहते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी। इस बात का आप ध्यान रखें, यदि आपसे पूछे करंट कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ज्यादा से ज्यादा उसे टेंजर क्वांटिटी बता सकते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं नीट या बोर्ड एग्जाम में या जेईई मेंस में, है ना, क्योंकि ये टेंजर क्वांटिटी अपने सिलेबस में होती नहीं है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखा देता हूं, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन, डायरेक्शन तो इसकी होती है, बट डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करती है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, जब मैं आपको केवीएल केसीएल सिखाऊंगा तो डायरेक्शन किस प्रकार से होगी मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है क्या बात? और यूनिट क्या होगी भाई इसकी? यूनिट भी हाथों हाथ में लिखा देता हूं। यूनिट जो है इसकी वो एम्पियर होती है, एसआई यूनिट। क्लियर है क्या बात? एसआई यूनिट जो होगी है, या इसे आप कूलम पर सेकेंड, चार्ज की यूनिट कितनी होती है? कूलम पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हो, कूलम पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? देखो एक मिनट,
अगर जो मैं आपसे पूछूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं तो बताओ। 7 होती है। तो क्या करंट उसमें फंडामेंट, नहीं 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 नहीं, करंट जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी आउट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है क्या बात? और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और डायमेंशन फॉर्मूला इसे ए से, या किसी किसी किताब में आई से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आई ना? तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आई आप लिख लेना इसे। बात समझ में आ रही है ना? एम्पियर, एम्पियर से आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आई की जगह ए लिख लो, इस किताब में ए लिखा हुआ है तो ए से आप प्रेजेंट करना। तो यदि आपसे चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पूछे, चार्ज का, है ना, क्यू का, तो उसका निकाल देना, ए इंटू टी हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है क्या बात? नहीं, ए एम्पियर तो ये हो गया, और टी से मल्टीप्लाई कर देना तो ए इंटू टी हो जाएगा, है ना? ये बात है। क्लियर है क्या बात? ऐसे। अब मैं आपको इसकी बताता हूं कन्वेंशनल, है ना, कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होगी? क्लियर है क्या बात? तो जो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, इट इज टेकन, इट इज टेकन along positive, along the direction of, along the direction of flow of positive charge, सही है बात, और opposite to the, opposite to the flow of negative charge। क्लियर है क्या बात? या तो आप पॉजिटिव चार्ज में देखो, जैसे मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इधर की ओर, सही है ना बात? तो जो इसके इक्विवेलेंट करंट होगी वो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। लेकिन अगर जो ये नेगेटिव चार्ज है ऐसे करके, और नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, इधर भाग रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ये बात है। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का आपको ध्यान रखना है। एवरेज करंट टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल, और इंस्टेंटेनियस dq अपॉन dt, यानी चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा होगा और करंट निकालनी होगी, है ना। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, लिखो 500 अल्फा पार्टिकल्स, 500 अल्फा पार्टिकल्स passes, pass per minute, pass per minute through a straight tube, straight tube of radius r। find equivalent current, find equivalent current, इसके इक्विवेलेंट करंट आपको निकालनी है। आगे क्या बात समझ में? एक ट्यूब है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, और उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल लिया। क्या मेरे को आप अल्फा पार्टिकल के बारे में बता सकते हो? हां बता सकते हो। कैसे? हीलियम के न्यूक्लियस को, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। बात समझ में आई ना? और अल्फा पार्टिकल हीलियम प्लस प्लस, He++ को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, अभी आपको केमिस्ट्री में भी प्लस, कहीं और भी फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में बताएंगे। तो मैं तो इतना ही बताता हूं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम पार्टिकल का, हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पे +2e चार्ज होता है। बात समझ में? अल्फा पार्टिकल पे कितना होगा? +2e चार्ज होगा। तो जब अल्फा पार्टिकल भाग रहे हैं, अल्फा पार्टिकल भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, समझ में आई बात? कितने अल्फा पार्टिकल? 5000। कितने मिनट में? टोटल टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, और ये हो गया आपका 60 सेकेंड टोटल टाइम। और चार्ज कितना है? चार्ज है आपके पास 500 अल्फा पार्टिकल, यानी कि 2e। तो कितना होगा? 10,000 इंटू
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलम चार्ज हो गया, और ये होगा टाइम। तो एवरेज करंट निकल जाएगी ना इसके इक्विवेलेंट। तो आई एवरेज जो होगी वो कितना होगा, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज फ्लो कितना है भाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 60, एंड यू विल कैलकुलेट दिस इंटू 10 की पावर माइनस 16, 6 दूनी 12 और बच गया 4, 6 छिंग 36 इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 16 एम्पियर विल बी द इक्विवेलेंट करंट फॉर दिस केस। जैसे कि क्वेश्चन देखो, जैसे हीटर है, हीटर में करंट पास होती है, ये जैसे मान लिया हीटर कॉइल है तो इसमें करंट फ्लो होती है। वैसे मैं आपको एक जनरली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, आप ध्यान रखना। जैसे मान लिया कंडक्टर है, समझ में आई ना बात, कंडक्टर, तो जैसे करंट फ्लो ऐसे होती है, बोर्ड पे देखो, जब हम इसमें एक बैटरी लगाते हैं ना बेटा ऐसे करके, तो करंट तो ऐसे फ्लो होती है, ये टर्मिनल पॉजिटिव ये टर्मिनल नेगेटिव होता है। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? तो बोर्ड पे देखना, जब आपने इस प्लस बैटरी को यहां पर लगाया तो ये प्लस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं, देखो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भागते हैं इधर, और करंट होगी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है ना? तो जब किसी मान लिया हीटर है, हीटर कॉइल है, तो करंट इधर है, तो करंट तो ऐसे भाग रही है, ऐसे करके यूं करके भाग रही है करंट। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो कैसे भाग रहे होंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें भागते हैं तो एटम से टकराते भी हैं, तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीटर का काम यही है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन के भागने के कारण। अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां मेरा मोटिव यही था केवल बताने का कि अगर जो करंट की डायरेक्शन किसी कंडक्टर में राइट में है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में भागते हैं। बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन लिख लो, इसे रफ में आप लिख सकते हो, क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, what will be the number of electrons, what will be the number of electrons passing through, what will be the number of electron passing through a heater wire in 1 minute if it carries a current of 8 ampere. This is the question, है ना? तो देखो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मिनट निकालने हैं 1 मिनट में, तो टोटल टाइम कितना हो गया 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड टाइम हो गया। करंट इसने दे रखी है कितनी 8 एम्पियर, है ना? तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो बोर्ड पे देखो, जब ये मान लिया हीटर का वायर है ऐसे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे, यदि करंट इसमें ऐसे जाएगी, तो ये हमें बताना है कि 1 मिनट में करंट कितनी है, करंट है 8 एम्पियर जा रही है, और टाइम 60 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इसे क्रॉस कर जाएंगे, ये आपको बताना है। तो निकाल लेंगे ना, I इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जो चार्ज होगा मान लिया इसमें पर सेकेंड, और जो T है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज I इंटू टी, इतना चार्ज फ्लो हुआ। सही है बात? अब बोर्ड पे देखो, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी का मतलब है एम्पियर तो है 8 एम्पियर, और टाइम कितना है बेटा, टाइम है आपका 60 सेकेंड, तो 8×48 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, 48 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। समझ में आई ना बात? अब चार्ज किस फॉर्म में फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो मान लिया लेट
n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, यदि टोटल n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हैं तो n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, q इक्वल टू n इंटू ई, एक पे ई होता है तो n पे कितना हो जाएगा, n इंटू ई। तो यहां पे क्या रख देंगे हम, n इंटू ई इक्वल टू 480। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो कितने होंगे, 1.6। ई नीचे आ जाएगा ना भाई, 480 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसे, है ना, ऊपर जाके 10 की पावर माइनस प्लस 19, 16 तिया 48 इंटू 10 की पावर 29, 3.0 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे पर मिनट, पर मिनट, पर मिनट। क्लियर है क्या बात भाई, इतने होंगे। तो एक मिनट में इस वायर से इधर साइड से इधर 3 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। जहां जहां चार्ज फ्लो होता है वहां वहां पर करंट होगी। बात समझ में आई। अब जो हम जो यूज करते हैं चार्ज के लिए, मतलब चार्ज फ्लो कराने के लिए सबसे अच्छे मीडियम क्या होता है, हवा में चार्ज तो फ्लो नहीं हो सकता, जो वायर होता है ना कंडक्टर वायर, वो अच्छा मीडियम होता है, जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया है ना। लेकिन चार्ज कभी कभी हवा में भी फ्लो हो सकता है ना, मतलब वैक्यूम में या एयर में। जैसे हाइड्रोजन ट्यूब जब आप पढ़ोगे, है ना, हेलोजन ट्यूब या हाइड्रोजन ट्यूब, तो उसमें देखोगे कि उसमें हवा में ही चार्ज फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फ्लो होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मॉडर्न फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे तो ये एक ट्यूब होती है ना, ट्यूब। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन यदि इधर भाग रहे हैं ऐसे करके, क्लियर है क्या बात, तो इसके इक्विवेलेंट करंट आई ई इधर की तरफ होगी। लेकिन इस ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम होता है इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं बेटा, यहां पे प्रोटॉन्स भी होते हैं कहीं कहीं, तो प्रोटॉन इधर भागेंगे। बात समझ में आती है। तो प्रोटॉन के कारण भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के कारण भी जो करंट होती है वो इधर ही होती है। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर जो मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो टोटल करंट आप इसमें बताओगे कि प्रोटॉन तो इधर भाग रहा है, तो प्रोटॉन के कारण तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के कारण जो करंट होगी वो आईपी लिख लेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट भी इधर ही होगी। दोनों अपोजिट साइड में भागते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है या नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस वजह से टोटल करंट ये आ जाती है। बात समझ में आ रही है। तो इसी पर क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन लिख दो, लिख लो। इन ए हाइड्रोजन, इन ए हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन्स, 4 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन्स मूव पर सेकेंड, पर सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज इक्विवेलेंट करंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट करंट इन द ट्यूब, इन द ट्यूब। ये आपको क्वेश्चन बताना है। कैसे करेंगे बोर्ड पे देखो, मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन ट्यूब क्या होती है। हाइड्रोजन ट्यूब में ये कैथोड, ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है इस तरीके से। क्लियर है क्या बात। तो एनोड तो पॉजिटिव होता है टर्मिनल, ये नेगेटिव होता है। इसमें यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं बीच में, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं, प्रोटॉन उधर भागते हैं, लेकिन दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम होगी। तो जैसे इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं इधर, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के भागने के कारण, ऐसे भाग रहे हैं ना, चलो इधर की ओर भगा देते हैं इन्हें, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भागेंगे, बोलो। और यहां पे कहीं पे प्रोटॉन भी होंगे बेटा, यू करके, तो प्रोटॉन ऐसे भाग रहे हैं। तो इसके इक्विवेलेंट जो करंट होगी मैंने बता दिया, वो आईपी प्लस
IE होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से और प्रोटॉन की वजह से। और ये क्या है, मूव पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन और इतने प्रोटॉन मूव करते हैं। तो क्या आप मेरे को इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट करंट बता सकते हो? हां, Q/T। चार्ज कितना है भाई? इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁻18। अरे चार्ज तो कितना होता है भाई? Ne/T होगा ना। तो n कितने दे रखे हैं? 6 इंटू 10⁻18। और E जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। चलो ऐसे लिख लो इसे, Ne इंटू E और T हो गया 1। बात समझ में आई? तो I हो गया। इस तरीके से प्रोटॉन आएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, प्रोटॉन के इक्विवेलेंट करंट। तो N इंटू, हां भाई, चार्ज प्रोटॉन पर भी E होता है, और टाइम कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा NP इंटू E/1। तो जो टोटल करंट होगी ना बेटा, IP कितनी है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पर यूनिट सेकेंड इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकेंड इंटू E। तो NP प्लस NE मैंने एक साथ कर दिया, अलग अलग नहीं करा। तो NP कितना है? NP है 4 इंटू 10⁻18। और NE कितना है? 6 इंटू 10⁻18। और मैंने यहां पे 1.6 इंटू 10⁻19 कर दिया। क्लियर है के बाद? तो जो इक्विवेलेंट करंट होगी, है ना, इसे हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻18, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। 16 इंटू 10⁻⁻1 और 1.6 एम्पियर इज द करंट इक्विवेलेंट। इसमें क्या करेंगे हम, दोनों चार्जेस, जितने भी चार्जेस होंगे उनके फ्लो के कारण करंट निकाल लेंगे अपन। अब देखो, ऐसे लिखो। अब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस करंट की, जिसमें हमें I इक्वल टू dQ/dt फॉर्मूला लगाना है ना। लिख लो, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक, है ना। और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, I ऐसे U जा रही है। तो इसमें जो करंट है, वो जो इसमें चार्ज फ्लो है, भाई जो इसमें चार्ज फ्लो है, ऐसे लिखो, चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर। चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 2t² प्लस 5t। फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे आपको करंट निकाल सकते हो। कुछ क्यों दे रखा है? हाँ, तो I जब Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हो ऐसे, तो I जो होगी वो dQ/dt लिख लेना आप। तो यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो करंट हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगी, और कितना होगा? 40 प्लस 5। अब हमें कब निकालना है? t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू क्या रखेंगे? 2 सेकेंड। तो 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 दूनी 8 और 5 13 एम्पियर। तो 2 सेकेंड पर जो करंट होगी वो होगी आपकी 13 एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, और इससे आपकी नॉलेज चेक होगी हमें कि आपने काइनेमेटिक में किस प्रकार से 11th में क्वेश्चन किए थे, एवरेज में और आपका इंस्टेंटेनियस में किस तरीके से डिफरेंस होता है। मैं इसे साफ नहीं कर रहा, क्वेश्चन लिखो। इफ इन ए कंडक्टर करंट इज I as a function of time t, 2t 3t plus 2, current is given by 2t 3t plus 2. find
एवरेज, फाइंड फर्स्ट एवरेज करंट, इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कैसे बताया? एवरेज करंट कैसे निकाला बताओ? नहीं, एवरेज करंट का मतलब है, हाँ भाई, एवरेज का मतलब है आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो, टोटल क्यू, टोटल टाइम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस। देखो, जब भी आपको करंट दी जाए तो इसे dq अपॉन dt लिखेंगे और 3t प्लस 2, है ना? तो यहां देखो, इस चीज को देखो, तो dq जो होगा वो i dt होगा। और यदि आप टोटल चार्ज निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन किसका? i dt का। कहां से कहां तक? t1 से t2 तक। बात समझ में आई? तो आप रफ में लिख लेना या कहीं भी लिख लेना। ये क्या है? क्या है ये? चलो इसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो चार्ज देखो आप। T1 0 से लेके 2 सेकेंड तक i dt, i की वैल्यू कितनी थी? 3t प्लस 2 इंटू dt। तो जो टोटल चार्ज फ्लो होगा 0 से 2 सेकेंड तक वो कितना होगा? 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t फ्रॉम 0 टू 2। तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 और 2 इंटू 2 माइनस 0। तो कट जाएगा ये। तो कितना? 3 दूनी 6 प्लस 4, सॉरी 3 दूनी 6 प्लस 4। तो टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ वो 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। आई बात समझ में? कितने समय में फ्लो हुआ? 2 सेकंड में फ्लो हुआ, तभी तो निकलेगा एवरेज करंट। आई बात समझ में? तो इसलिए जो एवरेज करंट होगी, आई एवरेज जो होगी वो कितनी होगी? टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो कितना आ गया? 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो दिस इज द एवरेज करंट। लेकिन अगर जो आपसे पूछे सेकेंड पार्ट में कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट बताओ, तो जब हमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है तो देखना जरा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां पे 2 नहीं रख देंगे 3 की जगह, इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो गया? 6 प्लस 2 यानी 8 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? नहीं, यानी कि 2 सेकेंड पर 8 एम्पियर चार्ज, 8 एम्पियर करंट है। लेकिन एवरेज करंट 0 से लेके 2 सेकेंड तक जो करंट है वो 5 एम्पियर है। तो 2 सेकेंड पे करंट और 2 सेकेंड में करंट दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं इसे लिखा देता हूं। कुछ क्वेश्चन ग्राफिकली भी आ सकते हैं इसमें। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन ग्राफिकली भी आ सकते हैं, तो आप नोट लिख लेना इसमें। तो जो I होता है dq अपॉन dt जो होता है बेटा, तो dq को हम I dt लिखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो q टोटल होगा वो t1 से t2 तक I dt। और ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर IT ग्राफ, करंट आई टी ग्राफ। क्लियर है क्या बात? इसका मतलब क्या है कि यदि आपको क्वेश्चन में करंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, करंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, तो आईडीटी जैसे एरिया होता है ना, आपने पढ़ा होगा वाई डी एक्स होता है एरिया, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो यदि आपको करंट T1 से T2 तक यदि टोटल चार्ज फ्लो निकालना है, टोटल चार्ज फ्लो यदि आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? इसका एरिया निकाल देना एंड दैट विल बी द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो बेटा देखो इधर,
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज करंट। एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है क्या बात? तो टाइम तो इसने दे दिया, टोटल टाइम जो है वो तो 4 सेकेंड है, लेकिन आपको टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज यदि आईटी ग्राफ हो तो 0 से 4 सेकेंड तक टोटल जो चार्ज है इसका हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, एरिया इसमें कूलम्ब में आएगा। कैसे? इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस, यानी कि 4 सेकेंड, ये रहा ना बेस, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो कितना आएगा ये आया ना 2, यानी कि 20 एम्पियर सेकेंड, यानी चार्ज आएगा इसका 20 कूलम। तो टोटल चार्ज फ्लो कितना हुआ बेटा 20, और टोटल टाइम कितना हुआ 5। तो जो एवरेज करंट आती है वो 5 एम्पियर आती है। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट डिफरेंट होती है। अब ये जो करंट है ये टाइम के साथ वेरी कर रही थी, इस वजह से, है ना, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों अलग अलग आते हैं सेम क्वेश्चन में। अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस आपको मेरे को बता देना है। आईटी ग्राफ दिया हुआ है, आई वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, ये करंट है और ये टाइम है, सही है। और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है बेटा, ऐसे करके और ऐसे करके, है ना, लाइक दिस 0 2 4 0 2 3 एंड 4, और ये 0.5 एम्पियर। क्लियर है क्या बात? फाइन आई एवरेज फॉर 2 to 4 सेकेंड। क्लियर है क्या बात? दिस द क्वेश्चन, 2 to 4 सेकेंड एवरेज करंट आपको निकालनी है। नोट पे देखो, हमें 2 से 4 तक एवरेज करंट निकालनी है, तो कैसे करेंगे बताओ? अगर जो मैं आपसे ये कहूं कि एवरेज करंट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है, तो बहुत आसान है। तो कहां से कहां तक पूछा उसने 2 से 4, तो टोटल टाइम 4 - 2 यानी कि 2 सेकेंड नहीं हो जाएगा टोटल टाइम, और टोटल चार्ज तो इसका एरिया आएगा। तो ये ट्रेपेजियम बनना है नहीं बनना है, ये एरिया। अगर जो आपको चार्ज निकालना है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो एरिया कितना आएगा इसका 1/2, ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है 2 और ये कितना है 1, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 0.5, तो कितना आएगा 3 इंटू 0.5/2, तो 1.5 इंटू 0.5, तो कितना आ जाएगा भाई ये 15 पंजे 75, 0.75 कूलम। तो टोटल चार्ज आएगा 0.75, तो जो एवरेज करंट आएगी 0.375 एम्पियर। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो एक ग्राफिकली क्वेश्चन है बेटा, जो करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा होगा तो आपसे एवरेज देखो, इंस्टेंटेनियस तो वो आपको निकालना ही है, जैसे मान लीजिए यहां पे निकालना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे निकालोगे, है ना, वो आपने 11th में भी किया होगा। तो एवरेज तो ऐसे निकालना है। ठीक है, तो मैं इसे साफ कर देता हूं। ये है, देखो दूसरी बात, जो टोटल चार्ज फ्लो है, अभी तो इनमें सब में करंट की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव पॉजिटिव थी, है ना। अब करंट जो हो सकती है वो आपकी बदल भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमारे पास ग्राफ है और ये टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ है। टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ कैसे बताओ? ये जैसे ऐसे दे रखा है ग्राफ, लाइक दिस। यहां पर क्या है आपका 2 एम्पियर करंट है, t बराबर 0, t बराबर 5, और ये
टी इज इक्वल टू सेकेंड। टाइम क्या है, सेकंड में है, सेकंड में, और ये 7 सेकंड है। तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड एवरेज करंट, एवरेज करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। यानी 0 से 5 से 7, 0 से 7 सेकेंड तक आपको एवरेज करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है। हाँ भाई सौजन्या, हेलो, करें बेटा इसे। देखो इधर हमें निकालना है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला जो होगा, एवरेज करंट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। तो टाइम तो मेरे को मालूम है, 0 से लेकर सेकंड तक, यानी 7 माइनस 0 आना है यहां पे, ये तो हो गया। अब टोटल चार्ज फ्लो कैसे निकालेंगे, देखो इसे तो ऐसे लिखा रहने देना, आप यहां पे बनाना दोबारा से ग्राफ, नहीं तो आपका गंदा हो जाएगा क्वेश्चन, फिर समझ में नहीं आएगा। वो तो आसान था। ये ग्राफ इस तरीके से है, जैसे आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछते थे ना बेटा, एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और आपसे पूछूं, ध्यान से देखो, आपका मैं रिवीजन करा देता हूं। मान लिए 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 0 है, और ये 5 है, ये 7 है। तो ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, और यहां वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव, यहां वेलोसिटी है पॉजिटिव। आपसे पूछें फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, तो कैसे करते थे इस क्वेश्चन को आप, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल टाइम 0 से 7, तो ये तो 7 सेकेंड आ जाएगा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि वीटी ग्राफ दिया हो तो आप एरिया से निकालते थे। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये तो प्लस आएगा, कितना आएगा 1/2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ये ट्राइंगल हो गया ना ये वाला, 5 इंटू 2, तो कितना आ गया, ये +5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये कैसे निकालोगे, ये वाला, ये जो एरिया आएगा ये नेगेटिव आएगा, और 1/2 बेस कितना होगा भाई, ये 7 है 5 है, तो बेस हो जाएगा ये 2, तो बेस तो हो गया 2। अब इसमें हाइट कैसे निकालें, ये है प्रॉब्लम, इनटू हाइट। तो यदि आपकी हाइट निकल जाएगी तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। तो मेरे को आप इसे कॉपी कर लो एज इट इज, और हाइट निकाल के दिखाओ मेरे को, हाइट कैसे निकालोगे आप इसकी, बोर्ड पे देखना, इधर देखो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो यदि मेरे को इसकी हाइट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, इस वाले ट्राइंगल से tan थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर यानी 2 अपॉन बेस यानी 5। तो इस वाले ट्राइंगल से 2/5 आएगा tan थीटा, और इस वाले ट्राइंगल से कितना आएगा बेटा, h/2, h/2। तो इससे हाइट आ जाएगी आपकी 4/5। क्लियर है क्या बात। तो ये जो करंट आएगी ना बेटा यहां पे, ये -4/5 एम्पियर आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं, तो ये हाइट निकल जाएगा। तो हाइट जो थी, तो h2 जो होगा ये होगा -1/2, 2 इंटू h की वैल्यू tan थीटा से देख लो, ऐसे करके यहां पे लिख लेना आप, कितनी आएगी 4/5, तो -4/5 -0.8 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुनो, मैंने इसका एरिया निकाला ऊपर वाले ट्राइंगल का, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के लिए हाइट की जरूरत थी मैंने, तो इस ट्राइंगल में मैंने थीटा लगा करके एच भी निकाल लिया, फिर एरिया निकाल लिया। अब ध्यान करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछते तो कैसे निकालते थे, ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो साइन के साथ लेते हैं, और यदि टोटल डिस्टेंस पूछते तो दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते।
लेकिन हमें यहां एवरेज स्पीड नहीं निकालनी है, हमें यहां एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो ये तो आ जाएगा +5 और इसका एरिया क्या आएगा 0.8 माइनस, तो ये आएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 6 और 742 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी आती है बेटा वो कितनी आएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड आती है। तो ऐसे हमने ये सवाल किए थे 11th में, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने कराए थे आपको, है ना, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ाया लेकिन कराए तो थे सही। कॉपी कर लो तेजी से फिर मेरे को बताना बेटा। ठीक है ना, तो अब यहां देख लो, सिंपल वही करना है अपने को। तो ये मैंने बस डेटा ही तो मतलब एवरेज वेलोसिटी का ही तो सवाल कराया है। यदि आपको आई और टी ग्राफ दे रखा है तो आपको टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल चार्ज ऊपर का एरिया निकालोगे तो ऊपर का एरिया जो देगा, है ना, ऊपर का एरिया क्या देगा भाई, A1 देगा प्लस कितना 5 कूलम, 5 कूलम चार्ज आएगा ऊपर का एरिया का। नहीं आई बात समझे। और नीचे का एरिया ऐसे ही निकालोगे तो इसका जो एरिया होगा A2, है ना, वो कितना होगा -0.8 कूलम। बात समझ में आ रही है। तो एवरेज करंट कितनी आएगी Q1 प्लस Q2, यानी ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया। तो यह आ गया Q1 कितना 5 माइनस 0.8 7 0.6 एम्पियर इज द एवरेज करंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि यदि आई वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो आप उसका टोटल एरिया निकालना है और टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। यदि एरिया नेगेटिव है तो उसे टोटल चार्ज में नेगेटिव ले लेना है, दैट्स इट। मैं आपको ग्राफ पर एक क्वेश्चन और कराता हूं कि किस प्रकार से ग्राफिकल ही आपसे पूछा जा सकता है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको शीट वीट में भी कम ही चांसेस है मिलने के जो अपन अब कराएंगे क्वेश्चन। ये तो सब थे जो अब करा रखे थे। क्वेश्चन देखो, इन ए कंडक्टर करंट फ्लो करंट इज गिवन बाय I is equal to 2t minus 3, 2t minus 3. Find the charge flow in the conductor till its direction is not reversed. क्लियर है क्या बात, इज नॉट रिवर्स्ड। क्या आप मेरे को इसका ग्राफ बना सकते हो बेटा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x माइनस 3 का? हां बना सकता हूं। कैसे, स्लोप तो इसकी 2 है और c इसका -3 है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। बात समझ में आई। तो ध्यान से देखो, अगर जो मेरे को इसका ग्राफ आपको बनाना है I वर्सेस t का, तो कैसे ग्राफ बनेगा भाई इसका ग्राफ बनेगा लाइक दिस। सही है ना बात। अब क्योंकि t नेगेटिव, टाइम नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में तो ये तो यहां तक चला जाएगा, लेकिन ये यहीं तक रहेगा क्योंकि t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ में आई। अच्छा, और इसकी स्लोप जो होगी, चलो जो भी होगी tan थीटा, कितनी होगी भाई स्लोप इसकी, tan थीटा होगी 2 और c होगा -3, तो यानी ये करंट है तो -3 एंपियर यहां पे होगी, और ये जो होगी करंट 2t -3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और ऐसे करंट -3 से करंट क्या होगी 0 और फिर पॉजिटिव हो जाएगी। चाहे इसमें रख के देख लो, करंट 0 कब होगी बता सकते हो, I इज इक्वल टू 2t -3 में करंट को रख देना 0। अरे 0 रख दो तो टाइम पता लग जाएगा, कितना आएगा टाइम 1.5 सेकेंड।
यानी कि 1.5 सेकंड पे करंट जीरो होगी। और यदि टाइम इससे छोटा है, 1.5 से छोटा होगा तो करंट नेगेटिव होगी, और 1.5 से ज्यादा है तो करंट पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इधर देखो, इसका मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो ध्यान से। यानी कि अगर जो ये कंडक्टर रहा होगा ऐसे करके, तो इसमें जो करंट है वो 2t-3 है। समझ में आई बात? करंट इसके अंदर, तो धीरे 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 करंट जीरो होगी, है ना? तो करंट एक टाइम पे कितनी, 1.5 सेकंड पे करंट जीरो होगी। पहले तो करंट ऐसे फ्लो होगी मान लिया, फिर धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, फिर इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी, ये तो t इज लेस देन 1.5 सेकेंड है, और t इज ग्रेटर देन 1.5 सेकेंड के लिए इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। तो आप इसे ग्राफ से भी समझ सकते हो, मैंने चित्र भी बना के आपको दिखाया कि t इज इक्वल टू 0 से 1.5 सेकेंड तक तो ये एक डायरेक्शन में बहती है, और 1.5 सेकेंड पर करंट हो जाती है जीरो, और उसके बाद करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। बात समझ में आ रही है ना? तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर। कब? जब तक कि इसकी करंट की डायरेक्शन बदल ना जाए। तो यानी कि हमें चार्ज फ्लो निकालना है कब तक, यानी 0 से 1.5 सेकंड तक हमें चार्ज फ्लो निकालना है। यानी कि इसका हमें एरिया निकालना है, क्योंकि इसके बाद तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसका एरिया निकाल दो, इट इज द आंसर। निकालेंगे हम इसका, तो यानी कि आईटी ग्राफ में जो एरिया देगा उसमें चार्ज निकालना है। अब ये चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा आप इसे चार्ज लिख लेना। क्यों? कितना, 1/2 बेस कितना है 1.5 इंटू हाइट कितनी है 3। भाई ग्राफ खींचना आना चाहिए आपको इसका लाइन का, तो यह आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 2.5 कूलम इज द चार्ज फ्लो। दिस इज आंसर। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए स्ट्रेट लाइन का, और फिर एरिया निकालना आना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रिवर्स कब हो रही है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड क्यू डैश इन फॉलोइंग क्वेश्चन। क्यू डैश का मतलब है चार्ज। बोर्ड पे देखो, एक ये कंडक्टिंग स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर, बात समझ में आ रही है नहीं? और रेडियस इसकी आर है, साथ में यहां पे इसे ग्राउंड कर रखा है, ऐसे ग्राउंड कर रखा है। तो इससे x डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज है, और उसका चार्ज की वैल्यू है क्यू नॉट। तो ग्राउंड है तो इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, है ना, और इसे चार्ज को लिख लेता हूं मैं क्यू डैश। तो मेरे को इसमें क्यू डैश बताना है, क्यू डैश कितना हो। पे देखो इधर ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित नहीं है, लेकिन ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी से संबंधित है, जो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यदि मेरे को इसका क्यू डैश निकालना है, तो ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, यानी इसका पोटेंशियल क्या होगा कंडक्टर का, 0। तो मैं यहां पर P मान लेता हूं। तो P पर, इस पे मान लिया कुछ चार्ज Q डैश आ गया इसमें से, तो P पर जो पोटेंशियल होगा वो एक तो Q डैश की वजह से होगा, यानी KQ डैश अपॉन R होगा, साथ में इस Q की वजह से जो कि इससे x डिस्टेंस पर है, KQ अपॉन x होगा। लेकिन अगर जो ये अर्थ नहीं होता तो इसका पोटेंशियल तो इतना ही होता, लेकिन क्योंकि अर्थ है तो यानी इस कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ का मतलब जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, के क्यू डैश अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन एक्स। तो के से के कट जाएगा, क्यू डैश अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन एक्स। तो जो क्यू डैश की वैल्यू होगी माइनस के अपॉन एक्स इंटू क्यू, यानी कि मैं इसे मिटा देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू अपॉन एक्स।
दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। अच्छा आर भी तो आएगा यहां पे आर भी आएगा। ये आर था, मैं के कहां से आ गया, ये आर है, ये आर, आर अपॉन एक्स, दिस इज क्यू डैश। देखो ध्यान से, मैंने आपसे पूछा कि यदि इस कंडक्टर को अर्थ कर दें और यहां पे चार्ज रखा हुआ इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एज शोन इन फिगर, तो क्यू डैश कितना होगा। तो पहले इसका पोटेंशियल निकालेंगे हम क्यू डैश की वजह से, कितना होता है के क्यू डैश अपॉन आर, और पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर के क्यू अपॉन एक्स, और पोटेंशियल को कर देंगे जीरो क्योंकि अर्थ है, तो इससे हमें क्यू डैश की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से सुनो, ये तो कंडक्टर का क्वेश्चन था, है ना। अब मान लेते हैं ये चार्ज इसमें v वेलोसिटी से भागने लगता है ना। मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, एग्जांपल इफ इन अबव क्वेश्चन चार्ज q, चार्ज कैपिटल Q, run charge moves towards sphere with velocity v, find current in wire AB। इस वायर में, यानी से ये तो A हो गया और ये B हो गया, अब इसमें करंट फ्लो होने लगेगी और ये v वेलोसिटी से भागने लगेगा। यू हैव टू फाइंड करंट फायर इन AB। AB में कितनी करंट फ्लो होगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये भी बताना है अपने को, है ना, यदि ये इसमें भागने लगता है तो कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को। देखो ध्यान से, अगर जो आप इस पे चार्ज देखोगे तो चार्ज जो है वो x का फंक्शन है, यानी कि यदि इसमें x कम होती जाएगी, x क्या होता जाएगा, कम होगा, तो इस पे चार्ज जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ रहा है। और इस पे चार्ज आएगा कहां से, अरे इसमें से, अर्थ में से निकल के आएगा। तो इसका मतलब यदि ये भागेगा q इधर की ओर, तो ये x कम होगा, तो इस पर उपस्थित चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज आएगा कहां से, यहां से आएगा। तो जब चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इधर फ्लो होगा तो डेफिनेटली करंट इधर फ्लो होगी। तो समझ में आई बात। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे अपन इसका। तो Q डैश जो है वो -r अपॉन Q इंटू एक्स है। तो इसमें यदि मेरे को करंट निकालनी है तो जो करंट होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q डैश x के बदल रहा है x की फॉर्म में, तो dq डैश अपॉन dt। बात समझ में आ रही है नहीं। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो ये तो आर क्यू आ जाएगा। हाँ भाई, अरे 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो नहीं, dy अपॉन dt यदि मैं करूं तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt आता है, ये रहा t के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt आएगा। डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, क्योंकि q डैश जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है, क्योंकि x बदल रहा है, तो इसलिए मैंने t के साथ डिफरेंशिएट कर दिया इसे t के रेस्पेक्ट में, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मेरे पास जो है करंट आ जाएगी कितनी, आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx अपॉन dt ध्यान से देखो, dx अपॉन dt जो होगा वो v के इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है और ये वेलोसिटी v है। तो रेट चेंज ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ डिस्टेंस इज द वेलोसिटी इन दिस केस, क्योंकि x कम हो रही है तो इसलिए माइनस आएगा। तो यानी कि dx अपॉन dt जो होगा बेटा वो इसमें -v आएगा। आप यहां पे कहीं पे लिख लेना, तो ये जो आएगा dx अपॉन dt को -v लिख देंगे, तो आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू v -v। तो दिस इज द करंट, तो दिस इज द करंट फ्लो इन दिस वायर AB। और देखो ध्यान से,
जो करंट होगी ना बेटा, वो करंट इधर की ओर फ्लो होगी, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज वो बढ़ रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ से इधर जा रहे हैं, तो करंट इधर फ्लो होने लगेगी ऐसे करके। किधर से किधर? बी से, बी से ए, बी टू ए करंट फ्लो होगी। इस नेगेटिव साइन को आप चाहे छोड़ दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा भी सकते हो। बी टू ए करंट फ्लो होगी क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है इस पे।